नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे CTI के मॉडल पेपर नंबर 8 के बारे में, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए CTI एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले मैंने 7 CTI एंट्रेंस मॉडल पेपर फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने ना देखे हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लग गेज, ऑप्शन बी है प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन सी है टेपर रिंग गेज और ऑप्शन डी है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो बाहरी व्यास को जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी प्लेन रिंग गेज। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। साइन बार बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एनवर स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। तो जो साइन बार होता है वो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। साइन बार की लंबाई फिल इन द ब्लैंक्स होती है। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन बार की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन बार की लंबाई कैसे ली जाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन बी है रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन सी है रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन डी है साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। तो साइन बार की जो लंबाई होती है वो 2 रोलर्स होते हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी से ली जाती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइन बार के साथ जांच करते समय निम्न में से कौन त्रिभुज का कर्ण बनता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी है साइन बार विड्थ, ऑप्शन सी है साइन बार लेंथ और ऑप्शन डी है स्लिप गेज हाइट। तो साइन बार से जब हम जांच करते हैं किसी पार्ट की तो त्रिभुज एक बनता है, उस त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो हमारा साइन बार की जो लेंथ होती है उसके द्वारा बनता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी साइन बार लेंथ। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और तन्यता में सुधार आता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि है जिसके कारण मशीनीकरण और जो डक्टिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एनिलिंग, ऑप्शन बी है हार्डनिंग, ऑप्शन सी है टेम्परिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो एनिलिंग ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जॉब में मशीनीकरण और तन्यता दोनों में सुधार आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए एनिलिंग। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का क्या नुकसान है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए अधिक विकृति, ऑप्शन बी है हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, ऑप्शन सी है हार्डनिंग की कम गहराई और ऑप्शन डी है छोटे जॉब्स के लिए उपयुक्त नहीं होना। तो जो ऊष्मा उपचार है उसमें जो फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान होता है वो होता है छोटे जॉब्स के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी छोटे जॉब्स के लिए उपयुक्त नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियां खराब होने से बचाता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा नट है जो बोल्ट के सिरे की जो चूड़ियां होती हैं उनको खराब होने से या डैमेज होने से बचाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कैप नट, ऑप्शन बी है कैस्टल नट, ऑप्शन सी है स्लॉटेड नट और ऑप्शन डी है विंग नट। तो जो कैप नट होता है उसके द्वारा वो हम जब प्रयोग करते हैं बोल्ट के साथ तो बोल्ट के जो सिरे की चूड़ियाँ हैं वो खराब नहीं होती हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए कैप नट। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है लो ग्रेड स्टील, ऑप्शन सी है हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। तो जो स्लिप गेज के ब्लॉक होते हैं वो हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन के बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन। आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स का प्रयोग निम्न में से किस ऑपरेशन में किया जाता है? मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उनका निम्न में से किस ऑपरेशन में प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फाइलिंग, ऑप्शन बी है लैपिंग, ऑप्शन सी है स्क्रैपिंग, ऑप्शन डी है पॉलिशिंग। तो जो लैपिंग विधि होती है उसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी लैपिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नॉर्मलाइजिंग करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है काटने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी है कठोरता बढ़ाना, ऑप्शन सी है घिसाव प्रतिरोधी को बढ़ाना, ऑप्शन डी है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो नॉर्मलाइजिंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है मटेरियल के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टील की जो कौन सी संरचना ऐसी होती है जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0 होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए फेराइट, ऑप्शन बी है पेरलाइट, ऑप्शन सी है एसेनाइट और ऑप्शन डी है सीमेंटाइट। तो जो फेराइट होती है, स्टील की फेराइट संरचना में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0 होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए फेराइट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रिंग गेज का क्या प्रयोग है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है छोटे व्यास की जांच करना, ऑप्शन बी है बाहरी व्यास की जांच करना, ऑप्शन सी है टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना, ऑप्शन डी है आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। तो जो रिंग गेज होता है उसका कार्य होता है बाहरी व्यास की जांच करना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी बाहरी व्यास की जांच करना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कौन सी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया स्टील के वियर रेजिस्टेंट को बढ़ाती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए एनिलिंग, ऑप्शन बी है टेम्परिंग, ऑप्शन सी है हार्डनिंग, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग। तो जो ऊष्मा उपचार की पह प्रक्रिया जो वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाती है उसको हार्डनिंग बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी हार्डनिंग। हार्डनिंग द्वारा वियर रेजिस्टेंस बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। लैपिंग क्या है? क्वेश्चन पूछा गया कि लैपिंग क्या है, तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फाइलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन बी है ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ऑप्शन सी है चीजलिंग ऑपरेशन और ऑप्शन डी है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो जो लैपिंग होती है वो होती है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड कितनी होती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ऑप्शन बी है लीड्स इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, ऑप्शन सी है पिच इनटू मेजर डायमीटर और ऑप्शन डी है पिच इनटू माइनर डायमीटर। तो जो मल्टी स्टार्ट थ्रेड होते हैं उनकी जो लीड होती है वो होती है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट्स। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ड्रिल गेज का क्या प्रयोग है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है ड्रिल के व्यास की जाँच करना, ऑप्शन बी है ड्रिल की लंबाई की जांच करना, ऑप्शन सी है ड्रिल की मोटाई की जांच करना, ऑप्शन डी है चिप्स की लंबाई की जांच करना। तो जो ड्रिल गेज होता है उसका जो कार्य होता है वो होता है ड्रिल के व्यास की जांच करना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ड्रिल के व्यास की जांच करना। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कोच निर्माण कार्य के लिए किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया जो कोच निर्माण होता है तो वहाँ पर किस प्रकार के नट प्रयोग करते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्क्वायर नट, ऑप्शन बी है टी नट, ऑप्शन सी है विंग नट, ऑप्शन डी है कैप नट। तो जो स्क्वायर नट होते हैं उनका काम होता है कोच निर्माण में प्रयोग किया जाता है उन्हें, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए स्क्वायर नट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। उस नट का क्या नाम है जिसका शीर्ष भाग बेलनाकार आकृति का होता है और नीचे का भाग हेक्सागोनल आकृति का होता है? मतलब क्वेश्चन में उस नट का नाम पूछा गया है जिसका जो शीर्ष भाग होता है वो बेलनाकार आकृति का होता है और जो नीचे वाला भाग होता है वो हेक्सागोनल आकृति का होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए स्लॉटेड नट, ऑप्शन बी है टी नट, ऑप्शन सी है कैप नट, ऑप्शन डी है कैस्टल नट। तो जो कैस्टल नट होता है उसका शीर्ष भाग बेलनाकार होता है और नीचे का भाग जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी कैस्टल नट। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है जो बड़े बड़े कार होते हैं हैवी ड्यूटी असेंबली होते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोड क्षमता बेयर करने का कार होता है वहाँ पर किस प्रकार के स्क्रू नट प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पैन हेड स्क्रू, ऑप्शन बी है चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन सी है राउंड हेड स्क्रू, ऑप्शन डी है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो जो हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क होते हैं वहाँ पर हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर
19 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी हेक्सागोनल हेड स्क्रू। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। लाइट ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पैन हेड स्क्रू, ऑप्शन बी है चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन डी है राउंड हेड स्क्रू, ऑप्शन डी है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो जो लाइट ड्यूटी असेंबली वर्क होते हैं वहाँ पर चीज हेड स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी चीज हेड स्क्रू। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर एंड ब्रास, ऑप्शन सी है क्लोज्ड ग्रेन आयरन, ऑप्शन डी है व्हाइट कास्ट आयरन। तो जो आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए जो एब्रेसिव मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं कॉपर और ब्रास के, इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी कॉपर एंड ब्रास। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से कौन सी लैपिंग सामग्री महंगी है और खराब हो जाए तो उसका विस्तार किया जा सकता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रास, ऑप्शन बी है कास्ट आयरन, ऑप्शन सी है लेड और ऑप्शन डी है ब्रॉन्ज। तो जो लेड सामग्री होती है वो महंगी होती है और जब खराब हो जाता है तो उसका विस्तार किया जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी लेड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्न में से कौन सा एब्रेसिव लैपिंग डाई और गेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो एब्रेसिव है वो लैपिंग डाई और गेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है बोरान कार्बाइड, ऑप्शन बी है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन सी है डायमंड, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो बोरान कार्बाइड होता है वो लैपिंग डाई और गेज बनाने के लिए कार आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए बोरान कार्बाइड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। छोटे छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन बी है डायमंड, ऑप्शन सी है बोरान कार्बाइड और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो छोटे छोटे छिद्र हैं अगर उन्हें भरना है, अच्छी तरीके से फिनिश करना है तो हम डायमंड एब्रेसिव का प्रयोग करेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी डायमंड। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने तथा उसी तापमान में कुछ समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक स्टील को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद उसी तापमान पर कुछ समय के लिए रखेंगे, तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सॉकिंग, ऑप्शन बी है हीटिंग, ऑप्शन सी है क्वेंचिंग और ऑप्शन डी है हार्डनिंग। तो किसी स्टील को गर्म करके उसी तापमान पर कुछ समय रखने की प्रक्रिया होती है वो होती है सॉकिंग, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए सॉकिंग। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के छात्रों के लिए सीटी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय छात्रों, ऐसे और भी मॉडल पेपर मेरे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, तो जो छात्र मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का लिंक उन तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।